नमस्कार दोस्तों। कल मैंने आपको पाठ नंबर 14 परमाणु के अंतर्गत वैज्ञानिक थॉमसन का मॉडल स्टडी करवाया था। 3 स्टेप, पहले उसकी संकल्पनाएं, फिर उसकी उपलब्धि और अंत में उसकी कमियां। उन कमियों को दूर करने के लिए एक नया मॉडल हमें देना पड़ेगा। वो वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने उस मॉडल को प्रस्तुत किया था और उस मॉडल को प्रस्तुत करने के पीछे का जो कारण था वो था एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि एल्फा कण क्या होता है सर, हमें ये बताइए। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो हीलियम परमाणु है उसके नाभिक को ही हम एल्फा कण कहते हैं। वापस बोल रहा हूँ मैं, हीलियम जो परमाणु होता है जिसमें 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो हीलियम परमाणु है। उस हीलियम परमाणु में से अगर हम उसके नाभिक की ही बात करें, नाभिक मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स, धनावेशित हो गया वो, उसको हम बोलेंगे एल्फा कण। हीलियम परमाणु के नाभिक को ही क्या बोलते हैं? एल्फा कण, ठीक है साहब। अब इस एल्फा कण का हमें करवाना है प्रकीर्णन। किसके द्वारा? एक सोने की पतली परत, पतली पन्नी के द्वारा। तो ये काम वैज्ञानिक रदरफोर्ड और उसके साथियों ने किया था। वापस एक एल्फा कण, एल्फा कण को हमें फेंकना होगा। एल्फा कण एक एल्फा कण नहीं है, एल्फा कणों का एक किरण पुंज होगा। उस किरण पुंज को हमें प्रक्षेपित करना होगा एक सोने की, गोल्ड की पतली परत के ऊपर। और फिर उन्होंने उसके ऑब्जर्वेशंस जो पाए साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने, वो बड़े आश्चर्यजनक थे। वो क्या थे उसको हम आगे पढ़ेंगे, और उससे पहले उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमें देखना होगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि परमाणु की संरचना को ज्ञात करने के लिए सन 1911 में रदरफोर्ड और उसके साथियों ने एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। इस प्रयोग में एल्फा कणों को, किनको? एल्फा कणों को एक सोने की पतली पन्नी पर आपतित करवाया गया। एल्फा कणों को किस पर? सोने की पतली पन्नी पर आपतित करवाया गया। प्रकीर्णन एल्फा कणों का होगा, सोने की पन्नी के परमाणुओं का प्रकीर्णन नहीं होगा। सोने का परमाणु बहुत भारी होता है, उसका प्रकीर्णन नहीं होगा। हल्के कण का होगा प्रकीर्णन, और वो एल्फा कण है, ठीक है। इस सोने की पन्नी की जो मोटाई है वो लगभग 2.1 10⁻⁻7 मीटर की थी। वो पन्नी मतलब बहुत थिन, बहुत पतली थी वो। इससे विभिन्न दिशाओं में एल्फा कणों का प्रकीर्णन होता है। मतलब एल्फा कण सोने की पन्नी पर प्रक्षेपित करवाए गए। उसके बाद वो एल्फा पार्टिकल्स कहाँ गए? वो एल्फा पार्टिकल कहाँ गए? एल्फा पार्टिकल्स हमें आँखों से दिखाई थोड़ी देंगे। वो एल्फा पार्टिकल को हमें देखने के लिए एक जो सिस्टम है वो डेवलप करना पड़ेगा। सिस्टम क्या होता है समझिए उसमें एक बार, कि एल्फा कणों को हम क्या करते हैं कि उस सोने की पन्नी के आगे एक जिंक सल्फाइड ZnS से लेपित पर्दा, कैसे? जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा और संसूचक। संसूचक का मतलब होता है जिससे हमें एल्फा पार्टिकल की जो प्रकीर्णन के पश्चात वो कहाँ गया, उसमें वो किस दिशा में जाएगा, इसकी हमें सूचना किससे मिलेगी? संसूचक से, की सहायता से प्रेक्षित किया जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, एल्फा पार्टिकल उसको प्रक्षेपित किया जाएगा, एल्फा पार्टिकल्स को प्रक्षेपित करवाया जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा सोने की पन्नी पर। सोने की पन्नी से वो होंगे प्रकीर्णित विभिन्न दिशाओं में, और उसका संसूचन हम हमारी आँखों के द्वारा नहीं कर सकते। तो उसको संसूचित करने के लिए हमें एक जिंक सल्फाइड ZnS से लेपित पर्दा और संसूचक की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप जैसा कि देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, सबसे पहले आपको दिख रहा है एल्फा, अगर मैं ब्रश का यूज़ करूं,
एल्फा कणों का ये किरण पुंज मिल रहा है आपको, और ये लेड की 2 ईंटें रखी गई हैं। इन लेड की ईंटों का सिर्फ उपयोग ये होगा इसमें कि वो उस एल्फा जो कणों का किरण पुंज आ रहा है उसको बारीक किरण पुंज के रूप में कन्वर्ट कर देगा। एल्फा कण जो आ रहे हैं वो लेड की ईंटों में से गुजरने के पश्चात एक किरण पुंज के रूप में प्राप्त होंगे। अब मुद्दे की बात आती है कि ये जो एल्फा कणों का किरण पुंज है, जब ये आगे बढ़ेगा तो सोने की जो पन्नी है उस पन्नी पर जाकर होगा प्रकीर्णित। एल्फा कणों का किरण पुंज मिला किससे? लेड की ईंट से। जब वो आगे बढ़ा तो वो सोने की पन्नी से प्रकीर्णित होगा और उसके बाद अंत में जाकर के देखिए लिखा हुआ है जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा, और ये जो है ये आपका संसूचक हो गया। संसूचक सूचित कर रहा है हमको कि एल्फा कण कहाँ जा रहा है, और जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है। असल में होता ये है कि स्क्रीन पर जब एल्फा कण जाएगा तो वो चमक उत्पन्न करेगा, ब्लिंक करेगा। तो चमक उत्पन्न जब वो करेगा तो हम पहचान लेंगे कि एल्फा कण इतने एंगल पर, इतने कोण पर प्रकीर्णित हो रहा है। आई बात समझ में? एक्सपेरिमेंट सेटअप बहुत इजी है, वापस समझिए उसको। एल्फा कण का स्रोत होगा, स्रोत को में से एल्फा कण निकलेंगे, वो लेड की ईंट पर जो एक दूसरे के समांतर रखी है उसमें जो महीन छिद्र है उससे बाहर आएंगे तो बन जाएगा एक किरण पुंज। जब वो किरण पुंज सोने की पन्नी पर आपतित होगा उसके बाद वो विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित होगा। तत्पश्चात हम उसका संसूचन और उस पहचानेंगे कितने कोण पर प्रकीर्णित हुआ, तो उसका तरीका हमारे पास होता है पर्दा, स्क्रीन, और हमें उसकी जानकारी उससे मिल जाएगी। ठीक है, नाउ मैं रीड करता हूँ। देखिए स्क्रीन पे आप लोग, चित्र में रदरफोर्ड प्रयोग की व्यवस्था को दर्शाया गया है। हम समझ गए इसको। अब मैं रीड कर रहा हूँ इसको। जब स्रोत एस से उत्पन्न एल्फा कण किरण पुंज के रूप में, काय के रूप में? किरण पुंज के रूप में सोने की पतली पन्नी पर आपतित होता है तो अधिकांश एल्फा कण अपने पथ से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेक्षण है इसका कि अधिकांश एल्फा कण बिना प्रकीर्णित हुए बिना विचलित हुए, बिना प्रकीर्णित हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाते हैं, बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं। कुछ एल्फा कण न्यून कोणों पर तथा कुछ एल्फा कण बड़े कोणों पर प्रकीर्णित होते हैं। वापस, अधिकांश एल्फा कण तो अपने रास्ते पर बिना विचलित हुए, जैसे आए स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसे के वैसे चले गए बिना विचलित हुए। कुछ एल्फा कण न्यून कोण पर, कुछ एल्फा कण अधिक कोण पर, और लगभग 16,000 में से, बुक में लिखा है ना 16,000 में से एक एल्फा कण पुनः अपने पथ पर लौट जाएगा। आपको ये भी एक विवाद का विषय रहता है। कई बार बहुत से बच्चे कहते हैं सर बुक में 8,000 दे रखा है, आप 16,000 लिखवा रहे हो। कोई बोलता है 18,000 दे रखा है, कोई बोलता है 32,000 में से दे रखा है। तो याद रखें, वापस मैं बोल रहा हूँ एक बार, अधिकांश एल्फा कण बिना विचलित हुए अपने पथ से सीधे निकल गए। कुछ एल्फा कण न्यून कोण पर प्रकीर्णित हुए, कुछ एल्फा कण अधिक कोण पर, और 16,000 में से एक एल्फा कण तो वापस अपने मूल पथ पर ही लौट आया। अब इस संख्या में विवाद मत करना। 16,000 एक प्रैक्टिकल संख्या है। मैंने प्रयोग किया तो 16,000 हो सकती है वो संख्या, किसी और ने प्रयोग किया तो संख्या 12,000 भी हो सकती है, वो 8 भी हो सकती है। ये एक्सपेरिमेंटल मान है और ये हर व्यक्ति के लिए, बल्कि एक ही व्यक्ति अगर उन प्रेक्षणों को अलग अलग बार लेगा तो भी ये अलग अलग प्राप्त होंगी। ये हमारा विवाद का विषय नहीं कि सब कितने हज़ार में से एक अपने मूल पथ पर लौटा। मूल बात यह है कि मूल पथ पर लौटा। ठीक है, तो ये हमारे प्रेक्षण थे। इस एक्सपेरिमेंट को मैं अगर 3 हिस्सों में बांटूँ तो पहले हमने इसकी व्यवस्था पढ़ ली कि इस प्रयोग का सेटअप क्या है, उसके बाद हमने इसमें से प्रेक्षण निकाल लिए।
ये प्रेक्षणों के बाद अब हमें इसकी बात करनी है निष्कर्ष कि सर इस प्रयोग से, इन प्रेक्षणों से क्या निष्कर्ष निकला, हम लोग क्या इसके माध्यम से कहना चाहते हैं, रदरफोर्ड ने क्या बोला इसके माध्यम से। तो देखिए जरा एक बार, जो पहला आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, पहला जो प्रेक्षण था वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि चूंकि अधिकांश एल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। अब कल का टॉपिक याद कीजिए, थॉमसन वाला। थॉमसन ने तो ये कहा था कि परमाणु बिल्कुल ठोस है। अगर परमाणु बिल्कुल ठोस होता तो आप सोचिए, क्या एल्फा कण उसमें से आर पार निकल सकते थे क्या? बिल्कुल नहीं। यहां से खंडन हो गया थॉमसन मॉडल का कि थॉमसन जो मॉडल है वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि थॉमसन मॉडल में वो ये कह रहा था कि परमाणु तो पूरा ठोस है, उसमें तो गैप कहीं है ही नहीं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अधिकांश एल्फा कण तो स्ट्रेट निकल गए, मीन्स परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। अरे भाई, कोई वस्तु खोखली होगी तभी तो उसमें से आर पार चीज निकलेगी। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें कि ये प्रेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके द्वारा ही इस बात का खंडन हुआ था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, ये तो सिद्ध की उसने। और खंडन इस बात का हुआ था कि परमाणु ठोस है। ठीक है। नाउ सेकंड प्रेक्षण आपके सामने लिखा हुआ है कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र के एक छोटे से भाग में स्थित होना चाहिए। ये इसको क्यों पता लगी, समझिए इसको एक बार कि भाई परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक जगह सेंट्राइज्ड है, केंद्रित है। क्योंकि परमाणु के जो संपूर्ण धनावेश एक जगह होगा और एल्फा पार्टिकल भी धनावेशित है, तभी तो धनावेश के बीच होगा प्रतिकर्षण। इसलिए ये तभी संभव है जब सारा धनावेश एक छोटे से स्थान पर संकेंद्रित हो। अगर धनावेश थॉमसन के हिसाब से बिखरा होता तो फिर एल्फा पार्टिकल पुनः अपने पथ पर लौटकर नहीं आता। ठीक है, तो ये इसका निष्कर्ष नंबर 2 हो गया कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में एक छोटे से भाग में स्थित होता है। इसी कारण एल्फा कण इस धनावेश से प्रतिकर्षित होकर विपरीत दिशा में लौट सकता है तथा इस छोटे धनावेशित भाग को ही रदरफोर्ड ने नाम दिया नाभिक का। याद रखिए, नाभिक का जो खोज है वो वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने की थी इस प्रेक्षण के आधार पर। क्लियर है ये बात? इसका इसी प्रयोग का तीसरा जो निष्कर्ष है वो ये था कि कल जो थॉमसन ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलायची या काली मिर्च के दाने के समान लड्डू के अंदर स्थिर रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो स्थिर नहीं रहेंगे। अगर वो स्थिर होंगे तो क्योंकि जो हमारा नाभिक के अंदर धनावेश है वो इस ऋणावेश को अपनी ओर खींचेगा, आकर्षण होगा दोनों में, तो वो खींच करके सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाभिक के अंदर गिर जाएंगे, पर ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने माना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्थिर अवस्था में नहीं है बल्कि नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। याद रखना, ये कंसेप्ट दिया रदरफोर्ड ने था जो बाद में बोहर का प्रथम अभिग्रहित बन जाएगा। तो पढ़िए स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। यदि इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में होते तो कूलामीय आकर्षण बल के कारण वे नाभिक में गिर जाते। अतः रदरफोर्ड ने यह माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार गति करते हैं। ठीक है, और याद रखिए क्लास 11 में पढ़ाया था मैंने आपको, वृत्ताकार गति में कौन सा बल आवश्यक होता है? अभिकेंद्रीय बल। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि इस वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल किसके द्वारा, मैंने कहा था किसी न किसी माध्यम से मिलता है। याद रखिए, अब वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक बल कौन सा? अभिकेंद्रीय। और वो कहाँ से मिलता है? किसी न किसी माध्यम से मिलता है।
हमारे इस केस में वो माध्यम कौन है वृत्ताकार गति में, कि इस वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कूलामीय आकर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का सेटअप बिल्कुल सिंपल, एल्फा पार्टिकल्स उनको हमें प्रक्षेपित करना है टूवर्ड्स एक सोने की पन्नी फॉइल के ऊपर, और उसको संसूचित करना है एक पर्दा एक संसूचक के द्वारा। उसके बाद उसके 3 प्रेक्षण थे। अधिकांश एल्फा कण अपने पथ पर बिना विचलित हुए निकल गए स्टेट, सेकंड कुछ न्यून कोण पर कुछ अधिक कोण पर गए, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट निष्कर्ष, फर्स्ट निष्कर्ष क्या है इसका, क्योंकि अधिकांश एल्फा कण अपने पथ पर बिना विचलित हुए स्टेट निकल गए, कब संभव है ये, जब उसका अधिकांश भाग खोखला हो। कुछ एल्फा कण या 18,000 में से एक एल्फा कण अपने पथ पर पुनः लौट करके आ गया, ये कब संभव है, जब संपूर्ण धनावेश एक छोटी सी जगह में सेंट्राइज हो, क्योंकि धन धन मिलेंगे उनमें होगा प्रतिकर्षण, तो वो तभी संभव है जब सारा धनावेश एक जगह सेंट्राइज होगा, नाभिक का उसको उसने। और जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको जो कल थॉमसन स्थिर मान रहा था वो अब स्थिर तो नहीं है, बल्कि वो वृत्ताकार गति कर रहे हैं नाभिक के चारों ओर। ठीक है, तो ये हमारा एक लेक्चर है, आज के लिए इतना ही। और कल मैं इस मॉडल की उपलब्धियाँ, रदरफोर्ड मॉडल की उपलब्धियाँ, पहला स्टेप हो चुका है हमारा, संकल्पनाएं हो गई इसकी, अब इसकी उपलब्धियाँ, अंत में इसकी कमियां हम लोगों को पढ़नी है। थैंक यू, और आशा करता हूँ कि आप लोग कंटिन्यू इसको करेंगे।